हाँ, तो गर्मियों की छुट्टी को याद कर रही थी। एक नई रूटीन की शुरुआत होती, सुबह 10 से शाम 5 तक। क्या मजाल कोई ज़रा सा लेट ले। जाड़े में स्वेटर बुनाई, गर्मियों में रेशम की कढ़ाई और अम्मा का हुक्म होता, 10 दिन में ये सब बेढक पर पूरा हो जाना चाहिए। यदि रेशम उलझ जाते या उंगली में सुई चुभ जाती तो अम्मा की झिड़की, पता नहीं कैसे पढ़ाई में फर्स्ट आती है। अम्मा, पढ़ाई के रेशम के इन फूल पत्तों से क्या संबंध? पर मैं पूछ नहीं पाती। सरोज शर्माती थी। मन होता तो करती, नहीं तो पढ़ाई का बहाना या फिर खांसना शुरू। अम्मा को सरोज की तबीयत बिगड़ने का हमेशा डर लगा रहता। परीक्षा के पहले उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती, जाड़े में खांसी के दौरान शुरू हो जाते, सदा से कमज़ोर, और मेरा पोर पोर दुखता, वह भी कभी टूटता नहीं था। मेरी सेहत हमेशा से अच्छी। यह तो घोरा है अम्मा का तकिया कलाम। यह तो घोरा है अम्मा का तकिया कलाम था। मुझे 12:30 बजे भूख लग जाती। सरोज 2 फुलकों में ही ठुनकने लगती। नीलू एक फुल्का लिए आधे घंटे तक थाली पर बैठी रहती। मेरे पेट में तब तक 3 फुलके और चावल उतर चुके थे। अम्मा को मेरे गदराए जिस्म से पता नहीं क्यों बड़ी चीर थी। यह कितनी बड़ी हो गई जिठानी जी, मेरी विमला के साथ ही तो हुई थी। बड़ी चाची पूछती। उसी का नतीजा था कि मैं 10वीं में ही पढ़ रही थी। तभी मीरा के भाई से सगाई की बात चली थी। बात मीरा की माँ ने ही उठाई थी। उसकी माँ में मुझे हमेशा पसंद करती। उनका दूसरे नंबर का बेटा वकालत पढ़ रहा था। मैं वह दिन नहीं भूलता जब पूरा गोइनका परिवार खाने पर बुलाया गया था और बाद में वे ना करके चले गए। कभी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कोई पुरुष मेरे चेहरे के प्रति भी आकर्षित हो सकता है। हाँ, वे ना करके जा चुके थे। अम्मा की मेरे प्रति चीर और बढ़ गई। भाई बहन की नज़रों में मैं और बदसूरत हो गई। अम्मा प्राय सल्लो जी से कहती, सरोज के लिए तो कोई ना नहीं करेगा, पर यह प्रिया भगवान की मालिक है, भगवान ही मालिक है, कौन ले जाएगा इसे? मेरा मन विद्रोह कर उठता। ना ले जाए कमबख्त, कोई ना ले जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब मैं विद्रोहिनी होती जा रही थी। एक दाई माँ के अलावा घर में बाकी सबके प्रति उपेक्षा और अवज्ञा का भाव। बाहर वाले मेरे ज़्यादा अपने थे। अम्मा की जगह स्कूल की बड़ी बहनजी ने ले ली थी। मेरा किशोर मन जीवन के अभावों की पूर्ति कल्पना के सहारे करने लगा। मैं एक बहुत सी स्नेह माता पिता की कल्पना करती। मैं उनकी अकेली बेटी होंगी। फिर दाई माँ मेरे साथ रहेगी। पर बड़ी जल्दी मुझे कल्पना की सीमा समझ में आने लगी। जिंदगी कल्पना के सहारे नहीं चल सकती। और भी बहुत कुछ था जो मुझे चुनौती देता, उलझाए रखता। मेरा मन किताबों में बेहद उलझा रहता। लाइब्रेरी से एक सप्ताह में एक ही किताब ली जा सकती थी और मैं रोज़ एक उपन्यास खत्म कर लेती। मेरी भूख ही नहीं मिटती। क्लास में 5-6 दोस्तों के साथ मेरा एक अनुबंध था। वे पढ़े या ना पढ़े, मगर मेरी चुनी हुई किताबें वे ज़रूर इशू करवा लेती और किताब की दुनिया ही अलग थी। वहाँ ना अम्मा की झिझक थी और ना भैया की दहशत। शरद चंद्र की पारो नहीं, ऐसा भी क्या पागल होना। प्रेमचंद्र की जालपा, गहनों के लिए पति को चोरी करने पर मजबूर करे नहीं। पर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देव था। पढ़कर बहुत दिन तक मैं रोती रही थी, मगर मेरे मन में कभी प्रेम की स्वस्थ कल्पना नहीं आई। मेरे दिवास्वप्न भी अजीब थे। मेरे दिवास्वप्न का नायक हमेशा व्यवस्थित और दुखी, दुनिया द्वारा सताया हुआ या फिर जीवन से उदासीन, और मैं उनके जीवन को हर तरह से भरने वाली। क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं, इसकी मैंने कभी चिंता नहीं की। सलील अश्लील कुछ भी जो मिले बस पढ़ना है। घर में यूं भी मेज पर बैठकर यदि कोर्स की किताबों के बीच में उपन्यास रखकर पढ़ रही होती तो कोई समझता नहीं था कि और ही किसी को मेरे बारे में कोई खास दिलचस्प थी। और अब प्रेसिडेंसी कॉलेज में रात दिन किताबें और किताबें मेरे सामने थी। हमारे घर में 2 दल, एक दलनकारियों का खेमा जिसके हाथ में सेफ की चाबी थी, जिसको जुकाम होते ही डॉक्टर गौली तो क्या 100 रुपये की फीस वाले डॉक्टर नलिनी रंजन दत्ता तक को बुलाया जाता। उसका घर भी हर चीज़ का पहला हक था। इस दल में माँ, बड़े भैया, बड़ी भाभी, उनका छोटा सा 4-5 साल का बेटा सल्लो जीजी और मुझसे बड़ी डॉक्टरी पढ़ती हुई सरोज। दलित वर्ग के खेमे में गिनती थी।
मेरी और छोटे भैया की, जो किसी भी समझौता को मानने को तैयार नहीं होते। छोटी भाभी बेहद मधुर स्वभाव की थी, सदा अम्मा की सेवा में तत्पर। जेठ जी की हर बात पर सर झुकाकर हाँ कहने वाली। बड़ी बाई जी आए तो सर दबाने छोटी भाभी जी बैठ जाए, क्योंकि सारा पैसा मकान के किराए की इनकम बड़े भैया के हाथ में, अतः वे जिसे जो भी उठाकर दे देता। पिता की संपत्ति के दोनों भाइयों बराबर के वारिस, पर छोटे भैया के हाथ में एक भी पैसा नहीं। अम्मा कहती, अरे इस ऊँट को ले जा, ऑफिस में बैठा तो सही। भैया ले जाते और मेट्रो सिनेमा हॉल के सामने एक टिकट पकड़ा देता, कहता जा सिनेमा देखा। छोटे भैया रुआंसू घर लौटता। शाम को बड़े भैया अम्मा के कान भर देते, क्या करूँ माँ, कहाँ तक इस गधे से सर फोड़ूंगा। भेजा था, फाइल लेकर इनकम टैक्स ऑफिस चला गया सिनेमा देखने। अम्मा की आंखें आग की दरिया हो जाती। कहाँ है ओ जिया, तू आ तो इधर, खाने को तो तुझे 2.5 सेर चाहिए। 2 बेटे का बाप हो गया और 1 पैसा कमाने लायक नहीं। मैंने इस लक्ष्मी जैसे लड़की का भी जीवन तेरे पीछे बर्बाद किया। छोटे भैया चुपचाप बरामदे में सर झुकाए बैठे रहते, बस एक शब्द भी उत्तर में नहीं। झांकते हैं अम्मा खुद ही चुप हो जाती, या फिर बड़ी भाभी जिले पर नमक छिड़कने चली जाती। छोड़िए माँ जी, सुधर जाएंगे, आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। छोटी भाभी बेचारे आंखों से बहते दरिया को बांध सास के पीछे पीछे कौन सी दवाई लेगी माँ जी, कोरामी दे दे बेटा, मेरा तो हार्ट और ख़राब हो रहा है। सच बोलने की बेचारी निरी भाभी जी को हिम्मत ही नहीं होती, ना ही भाभी जी को पीहर का कोई सहारा था। राज परिवार की बेटी थी, पर सिर्फ कहने को। कभी भाई लोग बड़े जमींदार रहे होंगे, अब तो खाने के लाले थे। 6 बहनों में भाभी जी का नंबर 5वां था। बड़ी 4 बहनें करोड़पति के यहाँ ब्याही गई थी, रूप और गुण के कारण। यह संबंध में मेरे चचेरे भाई, इसकी पत्नी भाभी जी की 2 नंबर बहन थी, ने करवाया। बुआ जी लड़की हजारों में एक, दिल्ली लेडी इरविन कॉलेज में आईए पास, संगीत में ग्रेजुएट, संस्कृत में ग्रेजुएट, नाम है सविता। देखने बड़े भैया गए, वहीं हाथ में 4 गिन्नी देकर नेक पक्का कर आए थे। छोटे भैया से पूछने की जरूरत ही नहीं समझी गई। सल्लो जीजी ने कहा भी, माँ एक बार अजय को लड़की दिखा देते। क्या देखना है, फोटो तो भेज दी अगलों ने, और विजय देखकर आया है ना। छोटे भैया ने लड़की देखी थी सगाई के दिन। एक दिन कमरे के कोने में बैठी हुई मैंने छोटे भैया को सुबह कर रोते देखा। बधिर की मुख गाय की छोटी भाभी जी बैठी थी। अचानक छोटे भैया उठे और पैरों में चप्पल डालकर चले गए। कमरे की देहरी पर स्तंभ छोटी भाभी खड़ी थी। अम्मा कुर्सी डालकर हॉल में बैठी थी। अम्मा ने पीछे से आवाज़ देकर पूछा, अजय कहाँ जा रहा है। काम से। कर चुका तू काम। अम्मा का चुभता हुआ तीर। जब शाम 4 बजे तक छोटे भैया नहीं लौटे तो खोज शुरू हुई, कहाँ गया। छोटी भाभी ने रोना शुरू कर दिया, वह भी मुंह में पल्लू ठूस कर। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा आज भैया रो रहे थे। जब बड़े भैया आए तब अम्मा का रोना धोना शुरू। ए बेटा, यह कसाई तो मुझे दुख देने के लिए पैदा हुआ है। एक तो तेरे बाबूजी का घाव नहीं भरा, अब यह कहीं कुछ कर बैठेगा तो मैं इस लक्ष्मी बहू को कैसे संभालूंगी। भैया ने अनिल बाबू, हमारे पारिवारिक सॉलिसिटर से फ़ोन करके सलाह ली। फिर अम्मा ने कहा, एक बार पुलिस स्टेशन जाकर आता हूँ। भैया नीचे उतर रहे थे कि सीढ़ी पर बड़े जीजाजी के साथ छोटे भैया सीढ़ी चढ़ते हुए दिखे। अब तक अम्मा हनुमान जी का सवामन का दाल चूरमा का प्रसाद और रानी सती जी के लिए चुनरी का चढ़ावा और ना जाने कौन कौन सी मनौती मांग चुकी थी। छोटे भैया को देखते ही चीख उठी, तो कहाँ था चांडाल, बिना बोले सुबह का निकला हुआ अब आया है। छोटे भैया बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। जीजा जी ने माँ को बड़े भैया से कहा, अपने कमरे में चलें, बातें करनी है। पता नहीं 2 घंटे तक क्या क्या बातें होती रही। जीजा ने एक कप चाय तक नहीं पिया और उठकर चले गए। अब जाकर एकदम बम फूटा। ओ जिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुझे घर के बंटवारे की सोच ली, तू जीजा जी को पंच बनाने गया। छोटे भैया बोले, हाँ बाबूजी के कमाए हुए धन में मेरी भी आधा कहा के हक की बात करता है। अम्मा अपने पैरों से खराऊ निकाल कर दौड़ी। छोटे भैया क्यों। छोटी भाभी बेचारी अम्मा के पैर पर गिर पड़ी। नहीं माँ जी,
ऐसा मत कीजिए। तब तक बड़े भैया ने माँ को हाथ पकड़ कर बैठाया। एक आग्नेय दृष्टि छोटे भैया पर डाले और कहा, अम्मा यह ऐसे नहीं मानेगा, इसका इलाज पूरी तरह से करना पड़ेगा। क्या इलाज करिएगा? आप क्या कमाते हैं पहले यह बताइए। मैं और मेरे बच्चे 5-5 रुपये के लिए तरस जाए। छोटे भैया पॉपकॉर्न की तरह चटक रहे थे। माँ कुछ बोले। इससे पहले बड़े भैया का भी ठंडा स्वर, तू सोचते हो धन बांटकर भाऊजी की इज्जत ऊंची हो जाएगी, और ये जीजाजी तुमको मुझसे अलग करके कल तुम्हारा रुपया रहने देंगे? मुझे मालूम है रुपया कैसे रखा जाता है, और जीजी को दोष मत दीजिए, दोष तो आपका है, आपका। दोनों भाई आमने सामने था। अचानक तराक से अम्मा का चाटा छोटे भैया के गाल पर पड़ा। नालायक, तू मेरी कोख का जाया है, इससे तो तू नहीं पैदा होता तो अच्छा था। माँ जी अपने को संभालिए माँ जी। छोटी भाभी की घुटी हुई आवाज़। अम्मा हताश कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, अम्मा का मुंह टेढ़ा हो गया। क्या हो गया अम्मा को, क्या हो गया? अरे बर्फ लाओ, कोई दौड़ा गोंगले बाबू को लाने। सविता जल्दी से कोरामीन लाओ। बड़े भैया का वही ठंडा स्वर, यदि आज मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो अजय, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे भैया रोते हुए माँ के कदम में लौट गया। अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं चाहिए धन, मैं नहीं मांगूंगा अपना हिस्सा। पता नहीं कैसे इन सारी घटनाओं को मैं अवाक साक्षी भाव से देखे जा रही थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। बस कानों में बैठे भैया का ठंडा वाक्य गूंज रहा था, तू सोचते हो धन बांटने से स्वर्गीय पिताजी की इज्जत ऊंची हो जाएगी? घर कुछ घूमता हुआ सा स्वर, घर घर सा घूमता हुआ कुछ स्वर। अरे यह तो सीलिंग फैन की आवाज़ है। भैया का स्वर यहीं कहीं हॉल में किसी कोने में चौकस चीते की तरह पैतरा बदल अब भी इतने वर्षों बाद भी खड़ा हुआ। माँ का टेढ़ा मुंह सीधा हुआ। भाभी जी लोग सहारा देकर उसको उठाकर कमरे में ले गए। अब तक डॉक्टर गोंगली आ गए थे। डॉक्टर बाबू, आज तो हमारा जान ही चला जाता, हार्ट फेल हो गया था। यह एक ही कंस हमारे घर में पैदा है। बड़ा बेटा तो श्रवण कुमार अपनी माँ को रात भर संभालता। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विजय बाबू को बोलो अजय को काम में लगाएगा। आप लोग लड़का कमाता नहीं कि उसका पहले शादी बना देता। क्या करे डॉक्टर साहब, हमारा जेठ जिठानी तो कान खा लिया। एक ही बात, लड़के की शादी करो। अच्छा, अब आप ज़रा बायां कोरबट बदलिए तो। हाँ बोमा, थोड़ा पेटीकोट ढीला कीजिए, एक ठो सुई लेकर आराम कीजिए। आपका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है। हम तो एकदम ही डाउन हो गया डॉक्टर साहब, जब से बड़ा बाबू गए। बड़ा बाबू तो देवता आदमी था, सब मौकाली की मर्जी। सुई लगाने से पहले ही अम्मा ओरे ओरे चिल्लाने लगी। यह कोई नई बात नहीं थी, बड़ी पुरानी आदत थी। डॉक्टर गोंगली ने हंसकर कहा, अरे माँ जी, हम तो अभी सुई लगाया भी नहीं, और आप कौन सा दर्द से चिल्लाता है? अब अम्मा चुप हो गई। अम्मा रोती रहती थी। बेचारे छोटे भैया बिना खाए पिए चुपचाप पलंग पर लेटे लेटे पंखे की घर घर सुन रहे थे। छोटी भाभी जी सासू जी की सेवा में लगी थी। अब तक अम्मा के आदेशानुसार बड़ी भाभी जी ने खास जगहों पर फ़ोन कर दिया। सबसे पहले आए मामा जी, अम्मा के सबसे चहेते, सबसे आदर्श पुरुष। क्या सलाह हुई पता नहीं, केवल बाद में पता चला कि मामा जी ने अम्मा को यही समझाया कि जैसे भी हो घर बांध कर रखो, जब तक सभी बेटियों का ब्याह नहीं हो जाता।